Hello everyone. On today's video we are going to study the remaining portions of the Indian after independence. In the last classes we have studied about the new and the divided nations, how after what Indian जब हमारा इंडियन डिवाइड हुआ था इंडिपेंडेंस डे के बाद इंडिपेंडेंस हो गए थे तो उसमें जो नेशन डिवाइड हुआ था कैसा कौन सा नेशन न्यू बना था उसके बारे में है। नेक्स्ट हमारा उसके बाद जो इसमें टॉपिक बना था कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ी और कब लिखा गया उस वो सारा डिटेल्स हम लोग पढ़े थे। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा था इसमें सारा चीज़ डिटेल्स बताया गया कि कैसा स्टेट फॉर्म हुआ कैसे नहीं स्टेट फॉर्म हुआ किस लिए हुआ था लोगों की क्या मांग थी एंड द डिमांड्स ऑल द डिमांड्स अबाउट द पीपल्स सारा कुछ इसमें हम लोग स्टडी किए थे। सो आज का जो टॉपिक्स है वो स्टार्ट होता है द प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट कि डेवलप करने के लिए हमारे इंडिया को डेवलप करने के लिए क्या क्या प्लान बनाए गए थे वो इसमें एक्सप्लेन किया गया है। Lifting India and the Indians out of the poverty and building a modern technical and literacy base were among the major objective of the new nations. इंडिया को अमीर बनाने के लिए और गरीबी से निकालने के लिए जो नया नया टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है वो न्यू नेशन फॉर्म करने के लिए वो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव था। इन 1950 द गवर्नमेंट सेट अप ए प्लानिंग कमीशन टू हेल्प डिज़ाइंस एंड एक्सिक्यूटिव सूटेबल पॉलिसी फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 1950 में गवर्नमेंट ने क्या किया कमीशन स्टार्ट किया था जिसके थ्रू वो एक नया इकोनॉमिक डेवलप करने के लिए हेल्प करें। देयर वाज ए ब्रॉड एग्रीमेंट एंड व्हाट वाज कॉल्ड ए मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। एक ब्रॉड एग्रीमेंट बना था जिसका नाम था मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। बोथ द स्टेट्स एंड द प्राइवेट सेक्टर वुड प्ले इंपॉर्टेंस एंड द कम्प्लीमेंट्री रोल्स इन द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड जनरेशन जॉब्स। ठीक है, दोनों जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था और स्टेट एंड द प्राइवेट सेक्टर जो थे वो क्या किए कम्प्लीमेंट्री रोल्स प्ले किए, दोनों मिल के भी एक रोल प्ले किए जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन और जनरेशन जॉब था जो हमारा जॉब्स था उस समय वो उनका इंक्रीज़ हो गया, बहुत ज़्यादा जॉब्स लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करने का जरिया मिल गया इन इंक्रीजिंग प्रोडक्ट एंड जनरेटिंग जॉब्स। व्हाट स्पेशली दिस रोल्स वेयर टू बी, ये कौन कौन सा स्पेशल रोल्स था उसके बारे में बताया गया। विच इंडस्ट्री शुड बी इनिशिएटेड बाय द स्टेट एंड विच बाय द मार्केट, कौन सा इंडस्ट्री जो स्टेट के थ्रू होना चाहिए और कौन सा मार्केट के थ्रू, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया। हाउ टू अचीव ए बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स एंड स्टेट वाज टू बी डिफाइंड बाय द प्लानिंग कमीशंस। और द बैलेंस जो दोनों के बीच में स्टेट्स के बीच में और उसके बीच में जो बैलेंस था वो क्या क्या किया जाता है उसके बारे में कमीशन से प्लान किया। इन 1956 द सेकेंड 5 ईयर वाज फॉर्मुलेटेड। तो 1956 में जो सेकेंड 5 ईयर था 5 साल का जो प्लान था वो स्टार्ट किया गया। दिस फोकस स्ट्रांगली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द हैवी इंडस्ट्री सच एज स्टील, और ये डेवलपमेंट में क्या था स्टील इंडस्ट्रीज को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। एंड ऑन द बिल्डिंग ऑफ ए लार्ज डैम्स, और डैम्स बनाने के लिए दिस सेक्टर्स वुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट, और जिस सेक्टर में ये डैम्स बनना था वो कौन किसके अंडर पे था वो स्टेट के अंडर था। दिस फोकस ऑन द हैवी इंडस्ट्रीज एंड द एफर्ट ऑफ द स्टेट रेगुलेशन ऑफ द कंपनी वाज टू गाइड इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स। ठीक है, ये जो इंडस्ट्रीज हमारा बनता वो किसके ऊपर डिपेंड करना था कि वो हमारा नेक्स्ट जो हमारा कुछ डेकेंड्स के लिए मतलब कुछ समय कुछ सालों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता हमारे डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, दिस फोकस ऑन द हैवी इंडस्ट्रीज एंड द एफर्ट ऑफ दिस रेगुलेशन इकोनॉमिक गाइड फॉर द इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेकेंड्स के लिए वो उसके ऊपर इकोनॉमिक पॉलिसी और डिपेंडेंट था। दिस अप्रोच हैज़ मेनी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बट ऑल्सो सम वोकल क्रिटिकल्स, और ये बहुत लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इसका अपोज भी कर रहे थे। जाहिर सी बात है जब आप लोग देखेंगे कोई भी नया चीज़ बनने का स्टार्ट होता है तो कुछ लोग उसके सहमत में रहते हैं और कुछ लोग उसको अपोज करते हैं। सेम वैसे ये भी था। देखिए यहाँ पे नेहरू का जो 5 ईयर प्लान्स था और जैसे वो लोग प्लान किए थे कि क्या क्या 5 ईयर्स में होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। ठीक है, इसमें क्या है प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वाज ए ग्रेट सपोर्टर ऑफ द प्लानिंग प्रोसेसर। प्लानिंग प्रोसेसर का सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करते थे उसका मैं के जो प्राइम मिनिस्टर बना थे जवाहरलाल नेहरू। ही एक्सप्लेन द आइडियाज एंड प्रपोजल प्लानिंग इन द सीरीज ऑफ लेटर और द चीफ मिनिस्टर डिफरेंट स्टेट। द लेटर 22 दिसंबर 1952, ये 22 दिसंबर 1952 में इन्होंने जो प्लान लिखा था चीफ मिनिस्टर को वो इसमें बताया गया है। ठीक है, देखिए बिहाइंड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स lies the competitions of the Indian unity and mighty cooperative effort of all the peoples. We have remember always that it's not Mariel and the government machines that counts in all this time, but even more so that enthusiasm and cooperations of the people. Only people must have the sensations of partnerships in mightily एंटरप्राइजेस और बीइंग फेलो ट्रेवल। ये जो उन्होंने 5 ईयर्स का प्लान था उसके लिए उन्होंने जो लेटर लिखा था उसमें एक्सप्लेन किया गया कि कैसे कोऑपरेटिव एफोर्ड कर रहे थे पीपल्स लोग को कनेक्ट करने के लिए
और जो इंथुजियाज्म उनका जो एक्साइटमेंट था वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, मतलब कोऑपरेटिव कंपनीज़ में, ये 2 लोग मिलके 4 लोग मिलके जो इंटरप्राइजेस चला रहे थे उनके ऊपर भी वो प्लान किए थे. द नेक्स्ट गोल दैट दे आर वी हैव टू बी सेट बिफोर अस. द प्लान मे बी एंड हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटिक्स एंड लाइक द फिगर्स ऑफ द स्टेटिक्स. ठीक है, जो प्लान हमारा था वो किसके ऊपर होना चाहिए? कैलकुलेशन इकोनॉमिक्स के ऊपर होगा, स्टेटिक्स के ऊपर होना चाहिए, और उसका जो फिगर स्टेटिक्स था वो क्लियर होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट एज दे आर डू नॉट गिव लाइफ टू द स्कीम. द ब्रेथ ऑफ द कमिंग इन अदर वे एंड इट्स फॉर्म अस टू मेक इट दिस प्लान. और with an enriched in the cold printed sometime living virtual and dynamic which captures the imaginations of the people. ठीक है, ये क्या था? प्लान बनाए गए थे, तो इसमें पीपल्स के बारे में जो इमेजिनरी थे उसके बारे में भी इमेज करके कि लोगों को क्या ज़रूरत है क्या नहीं, उस सारा चीज़ सोच समझ के इसमें प्लानिंग उनको लिखाया गया था. Some felt that it had put important emphasis on the agriculture. Others agreed that it had a negative neglected primary education. Still others believed that it had not taken the amount of the environment implications and economic policy. जब वो इंडस्ट्री डेवलप हो रहा था तो उसके जो अपोज कर रहे थे उनको क्या लग रहा था कि इसमें जो एग्रीकल्चर है वो कट जाएगा, मतलब जो खेती करने वाले फार्मर्स लोग रहेंगे वो हट जाएगा, और प्राइमरी एजुकेशन को इसमें नेग्लेक्ट किया गया. लेकिन कुछ लोग जो थे उसमें क्या थे, और जो इकोनॉमिक्स के ऊपर इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ेगा, जो पॉल्यूशंस एंड ऑल द इंडस्ट्रीज बैठने की वजह से जो होगा वो सारा इफेक्ट होगा, ये जो अपोज कर रहे थे उनका सोचने का था. लेकिन उसी में एस महात्मा गांधी फॉलो मीरा वैन रोट इन 1949 by the science and the machinery may get a huge returns for the time but unlimitedly will come desolations. We have got to study the nature balance and develop of our lives within her laws if we are the survive as a physical health and morally decent species. लेकिन जो महात्मा गांधी थे वो किसके फॉलो कर रहे थे? मीरा बहन के फॉलोअर थे, जो उन्होंने लिखा था 1949 में द साइंस एंड मशीनरी, साइंस और मशीनरी का मैनकाइंड का जो उन्होंने किताब लिखा था, उसके ऊपर वो सारा इकोलॉजिकल बैलेंस और नेचुरल बैलेंस के बारे में एक्सप्लेन किया गया था, कैसे हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, आगे देखिए. द सर्च ऑफ द इंडिपेंडेंस फॉर द फॉरेन पॉलिसी. फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ जो हम लोग का सर्च किया गया था इंडिपेंडेंस का, उसके बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है. इंडियन गेन्ड फ्रीडम सून आफ्टर द डिवेंसेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया को आज़ादी मिल गई थी. एट दैट टाइम्स ए नेशन इंटरनेशनल बॉडी द यूनाइटेड नेशन फॉर्म 1945 वाज इन इट्स इन्फेंसी. द 1950 और 1960 सो द इमरजेंसी ऑफ द कोल्ड वार. जो 1950 और 1960 के बीच में था कोल्ड वार. कोल्ड वार वो होता है जैसे अंदर ही अंदर, जैसे सामने सामने आप लोग को लड़ाई नहीं दिखेगा, वो अंदर ही अंदर अंदरूनी लड़ाई, उसको कोल्ड वार बोलते हैं. दैट इज़ पावर रिवलेसेस एंड द आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूएसए. और आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, मतलब वही मैं बताया जो आइडिया के बीच में इन लोगों का मुठभेड़ हुआ था, उसके ऊपर ये लड़ाई चल रही थी. उस टाइप के लड़ाई को क्या बोलते हैं? कोल्ड वार बोलते हैं. और वो चीज़ यूएस और यूएसएसआर के साथ हो रहा था, विद बोथ कंट्रीज क्रिएटिंग मिलिट्री एलियंस. और वो दोनों लोग ने क्या किया था? मिलिट्री एलियंस को सपोर्ट किया था और वो एक स्टार्ट किए थे बनाना. दिस वाज आल्सो द पीरियड वेयर कॉलोनियल एम्पायर्स वेयर कोलैप्सिंग एंड मेनी कंट्रीज वेयर अटेनिंग एम्पायर. और ये कौन सा सिचुएशन था, ये कौन सा समय था जिसमें कॉलोनियल एम्पायर्स जो थे वो कोलैप्स हो रहे थे, ख़त्म हो रहे थे, और सभी बहुत सारे जो कंट्रीज थे वो इंडिपेंडेंस हो रहे थे. प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हु वाज आल्सो द फॉरेन मिनिस्टर. उस समय के फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे. ठीक है. इंडिपेंडेंट India developed free India foreign policy in this context. Non-element form the bedrocks of the foreign policy. डेवलपमेंट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी के लिए वो जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया? नॉन अलाइनमेंट फॉर्म किया था, जिसके वजह से बेडरॉक बना था इन दिस फॉरेन पॉलिसी में. फॉरेन पॉलिसी के बेडरॉक्स मतलब एक पत्थर की चट्टान जैसा एक दीवार टाइप बन गया था. लेड बाय द स्टेट्समैन फॉर द इजिप्ट, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घना एंड इंडिया. ये सारे देशों में भी बन गया था. द नॉन अलाइंस मूवमेंट आर्ग्यूड कंट्रीज नॉट टू ज्वाइन आइदर ऑफ द टू मेजर एलियंस, बट दिस पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम द अलायंस was not the matter of remaining isolated और न्यूट्रल. इसमें ना पार्टिसिपेट करने का ये मतलब नहीं था कि वो लोग स्थिर हो गए या न्यूट्रल हो गए. कोई भी काम, न्यूट्रल मतलब क्या होता है? कोई भी वर्क ना करना, एकदम अस्थिर बैठ जाना, या कोई काम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना, ऐसा नहीं हुआ था. द फॉर्मर मीन्स रिमेनिंग अलो फ्रॉम वर्ड्स
affairs where non-alliance countries such as the Indian played an activity role in the mediating between the America and Solomon alliance. They tried to prevent war, often taking a humanity and moral state against the war. However, for one reason or another, many non-alliance countries, including India, got involved in the war. देखिए उस समय जो अमेरिका और उसके बीच में जो सॉवरेनिटी एलियंस जो बना रहे थे, आर्मी बना रहे थे, उसके वजह से बहुत सारा कंट्रीज़ को, इंडिया को भी उस वर्ल्ड वॉर्स में इन्वॉल्व होना पड़ा. बट बाय द 1970 लार्ज नंबर ऑफ कंट्री हैज़ जॉइन द नॉन एलियंस मूवमेंट. और लेकिन 1970 में बहुत सारे लोगों ने या बहुत सारे कंट्री ने नॉन एलियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया और उनको ज्वाइन किया. ठीक है. अब देखिए अगला टॉपिक हमारा जो क्या है, द नेशन 60 ईयर्स ऑन. अब जो हमारा नेशन था वो 60 ईयर ऑन के ऊपर इसमें बताया गया. ऑन 15 अगस्त 2007 इंडियन सेलिब्रेटेड 60 ईयर्स ऑफ इट एक्सिस्टिंग ऑफ द फ्री नेशन. 2007 में 15 अगस्त 2007 में हमारा देश को आज़ाद हुए कौन सा कितने साल हो गए थे, 60 ईयर्स हो गए थे. हाउ वेल हैज़ द कंट्री डन इन द दिस टाइम, क्या उस समय कितना अच्छा किए थे, वो सारा चीज़ इसमें एक्सप्लेन किया है. व्हाट एक्सटेंट हैज़ इन फुलफिल द आइडल सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और जो जो चीज़ हम लोग बोले थे कितना फुलफिल हुआ है उसके बारे में बताया गया. दैट इंडिया इज स्टिल यूनाइटेड एंड दैट इज़ द स्टिल डेमोक्रेटी. अभी भी वो यूनाइटेड और डेमोक्रेटी. एन अचीवमेंट दैट वेर माइटी जस्टली बी प्राउड ऑफ. Many foreign observers had felt that India could not survive for a single country, that it would break up into many parts which can region and legislative groups seeking for the nation of the. बहुत लोगों को लगा था, जो फॉरेन लोगों को लगा था कि इंडिया कभी भी एक यूनाइटेड नेशन नहीं पड़ रहा, बहुत जल्दी ही वो बहुत भागों में डिवाइड हो जाएगा. लेकिन आज भी हम लोग देख सकते हैं जो हमारा इंडिया है वो एक ही जगह यूनाइटेड है और एक ही कंट्री बन के रह गया. हाउएवर एज मेनी एज 13 जनरल इलेक्शन हैज़ बीन हेल्ड सिंस इंडिपेंडेंट. कितने 13 जनरल इलेक्शंस हो चुके हैं, एज वेल एज द हंड्रेड्स ऑफ स्टेट्स एंड लोकल इलेक्शन. देयर इज ए फ्री पासेस एज वेल एज इंडिपेंडेंट जुडिशरी. फाइनली द फैक्ट दैट पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एंड पार्टिसिपेट डिफरेंट फेथ्स हैज़ नॉट कम इन द वे ऑफ द नेशनल यूनिटी. देखिए हमारा जो इंडिया में आज भी आप लोग को देखने को मिलेगा, बहुत सारा कल्चर लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारा अपना अपना जो फेथ्स होते हैं, भगवान को कोई अलग मानता है, मुस्लिम्स, हिंदू, सिख, ईसाई, ये लोग जितने लोग हैं सब अलग अलग फेथ्स रखते हैं, अलग अलग अपना कल्चर पार्टिसिपेट करते हैं. लेकिन ये सारा चीज़ को एक तरफ रखते हुए और हमारा नेशन यूनाइटेड एक तरफ है, क्योंकि ये सारा चीज़ नेशनल यूनाइटेड के बीच में नहीं आया आज तक. On the other hand, the deep division practices, despite a constitutionally graduated untouchability, or as they are now referred to, the Dalits, face violence and the discriminations in many parts of the rural India. They are not allowed access to the water, some temples, parks, and the other public places. And despite the secure idols insurance in the constitutions, they have been clashed between the different religious groups in many स्टेज. देखिए इसमें आपको बताया गया है क्या है कि ऑन द अदर एंड डीप डिवीजन प्रीवियस में डिवीजन अनटचेबिलिटी स्टार्ट हुआ था इसमें, जिसमें आप लोग को दलित के बारे में एक्सप्लेन किया गया है. फॉर द फेस वायलेंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द रूरल इंडिया दे आर नॉट अलाउ एक्सेस टू वाटर. कई कई जगहों पे जो दलितों लोगों को क्या पानी पीने को नहीं दिया जाता था. टेम्पल्स में उनको अलाउ नहीं किया जाता था. पार्क्स में जो पब्लिक प्लेसेस थे वहाँ पे उन लोग को जाने को अनुमति नहीं थी. लेकिन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं था, लेकिन ये लोगों ने अपने अंदर जो हुआ था रिलीजियस के बीच में और स्टेट्स के बीच में, उसके वजह से ये सारा नियम वो लोग खुद ही बनाए थे. अबव ऑल एज मेनी ऑब्जर्व हैज नोटेड द गल्फ बिटवीन द रिच एंड द पुअर हैज़ ग्रोन ओवर द ईयर. ये सारी चीज़ देखते हुए कई सालों के बाद में ये अमीरी और गरीबी का भी, जो लोग गरीब हैं या अमीर हैं उनके बीच में भी डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया था. सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया एंड सम ग्रुप्स ऑफ द इंडिया है बेनिफिट ए ग्रेट डील फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कई पार्ट्स में तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी बहुत सारा बेनिफिट इसका हुआ था. दे लिव इन ए लार्ज हाउसेस एंड डिनाइन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, सेंड देयर चिल्ड्रन टू द एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल्स एंड टेक एक्सपेंसिव फॉर द हॉलीडे. जो लोग अमीर थे वो लोग क्या कर रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में रहते थे, खाना खाने के लिए भी अच्छे अच्छे जगहों पे जाते थे और अपने बच्चों को भी एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते थे. और जब हॉलीडेज़ होता था, जैसे हम लोग की गर्मी की छुट्टी, ठंडी की छुट्टी या कुछ दिनों की छुट्टी मिलती है, तो उसमें ये लोग फॉरेन हॉलीडेज़ के लिए जाते थे, अपने फॉरेन टूर के लिए जाते थे. एट सेम टाइम्स मेनी अदर कंट्रीज टू लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, houses in urban slums or living in the remote village of the land, there are little they cannot afford to send their children to the school. लेकिन जो लोग देखिए यहाँ पे फिगर में कुछ बताया गया, जो लोग ऐसे झोपड़े में रहते थे या सॉरी या
आप लोगों देखिए जो गरीब रहते थे वो लोग कुछ एफोर्ड भी नहीं करते, मतलब एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए भी एफोर्ड नहीं कर पाते थे। वो लोग गांव में ही रह जाते थे और खेती भी करते थे, बस थोड़ी मोटी खेती करते थे। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज इक्वलिटी बिफोर द लॉ बट इन द रियल लाइफ सम इंडियंस आर मोर इक्वल देन द अदर। जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है लेकिन सभी को इक्वलिटी, लॉ के सामने सभी को एक ही बराबर माना जाता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जज बाय द स्टैंडर्ड्स इट सेट इटसेल्फ एट इंडिपेंडेंस द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैज़ नॉट बीन ए ग्रेट सक्सेस बट इट हैज़ नॉट बीन ए फेलियर आइदर। तो इसमें लास्ट में ये बताया गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वो ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, क्योंकि जो जो उसमें लिखा गया था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन वो फेलियर भी नहीं है। उसमें से कुछ पोर्शंस हुआ और कुछ पोर्शंस नहीं हुआ। जितना जितना लिखा गया था कि उसमें राइट इक्वलिटीज़ मिला गया है और ये सारा चीज़, उसमें वो सारा चीज़ हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है कि उसमें कुछ कुछ पार्ट्स ज़रूर इम्प्लीमेंट हुए हैं। देखिए उसके अब आज का टॉपिक जो है वहाँ पर ख़त्म हो गया। बाकी यहाँ पे जो आप लोग का क्वेश्चन आंसर्स हैं और फिल इन द ब्लैंक्स और स्टेट ट्रू एंड फॉल्स है, ये सारा चीज़ आपको देखना है रिकॉल्स करने के लिए। जो हम लोग ने पढ़ाया है वो इसमें डिटेल्स, तो इसमें देखिए हम एक बार लास्ट में रिकॉल कर देते हैं क्या क्या हमारे इस टॉपिक्स में, इस चैप्टर्स में पढ़ने को मिला है। इसमें मिला है कि कैसे हमारा जब इंडिया न्यू इंडिपेंडेंट हुआ था तो डिवाइडेड नेशन जो था वो कैसा था और किस लिए, और उस समय का माहौल क्या था। ठीक है, ये सारा चीज़ इसमें टॉपिक्स में पढ़ने को आया। नेक्स्ट उसमें टॉपिक जो हमारा था कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, क्योंकि बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हुए थे लोगों के बीच में, तो सारी चीज़ को सुधारने के लिए उसमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। और वो कब लिखा गया था? 1946 के दिसंबर का स्टार्टिंग से और 1949 नवंबर के लास्ट तक वो लिखा गया था। और ये लेकिन इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, उसमें एक चीज़ ये भी दिया गया था कि जो अपना लीडर को खुद भी चुन सकते हैं। जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट था कि लीडर को खुद भी चुन सकते हैं, ये पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ था। और ये पावर सबको दिया गया था कि आप लोग अपना लीडर खुद वोट दे के जिता सकते हैं। ठीक है, इसमें ये था। बाकी उसके बाद जो हमारा स्टेट जो डिवाइड हुआ था, जो आपको मैंने बताया था कि लोगों ने अपना अपना मांग करने लगा कि हमारा जो लैंग्वेजेस हैं उसके हिसाब से हमें स्टेट्स अपना अपना चाहिए। जो आंध्रा का हुआ था जिसमें बहुत पेपर्स में भी उनका नाम आ गया था कि वो फूड फास्टिंग पे रखे थे, वो सारा चीज़ स्टेट्स अपना डिविडेशन के लिए मांगना डिमांड करने लगे। और जैसे ही आंध्र प्रदेश को मिल गया, जो उन्होंने जो श्री रामुल ने भोजन भूख हड़ताल पे अनशन किया था और उनके वजह से ही आंध्र प्रदेश को अपना अलग स्टेट घोषित मिल गया। तब जब वो आंध्र प्रदेश अपना खुद का स्टेट मिल गया तो सभी अलग स्टेट्स और रिलीजियस लोग भी कहने लगे कि हमें भी अपना अपना स्टेट चाहिए, और जिसकी वजह से हमारा इंडिया बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड हो गया। ये सारी चीज़ में पढ़ें। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था प्लानिंग ऑफ द डेवलपमेंट, इंडिया को कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि उस समय बहुत गरीबी थी और लोगों को नौकरियों की बहुत सारी ज़रूरत थी। लोगों के पास घर नहीं थे, खाने के लिए खाना नहीं था। तीन सारे चीज़ को डेवलप करने के लिए क्या क्या प्लान बनाया गया, इंडस्ट्रीज़ डेवलप किए गए, बहुत सारा जॉब्स के लिए जो जिन पर्सन को रोज़गार की ज़रूरत थी उनको दिया गया। और इसमें नेहरू जी ने जो 5 ईयर प्लान्स बनाए थे वो भी हम लोग ने इसमें स्टडी किया। उसके आगे फिर जो हमारा नेशनल का जब 60 ईयर हुआ था तो उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में इसमें एक्सप्लेन बताया गया है कि 15 अगस्त 2007 में हमारा इंडिया का 16 ईयर कंप्लीट हो गया था। और किस हिसाब से आज का जो नेशन चल रहा है उसके बारे में थोड़ा रिच एंड पुअर एंड ऑल द थिंग्स इसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है। और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन कितना हमारे ऊपर इफेक्ट हुआ है, कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, वो सारा चीज़ भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, होप आपको ये वीडियो में पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब किएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा वो आपको अपडेट किया जाएगा। थैंक यू फॉर टुडे।